तो मान लो 220 वोल्ट और 20 वाट ऐसा पावर रेटिंग है। इसका क्या मतलब है, पहले ये बात समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बल्ब को इस वोल्टेज पे कनेक्ट करेंगे तो इतना पावर का कंजम्पशन करेगा। अगर इस वोल्टेज से कम वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो कम पावर कंजम्पशन करेगा। इस वोल्टेज से ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा वोल्टेज में ज़्यादा देर रहेगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो 220 वोल्टेज पे 20 वाट, तो बल्ब जो मार्केट से खरीद के लाए वो 220 वोल्ट से अप्लाई करेंगे तो 20 वाट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट से अपने बल्ब खरीद के लाए उसका फिलामेंट फिक्स होता होगा कि बदल जाता होगा, तो उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती होगी। तो इस दोनों डेटा से हमको रेजिस्टेंस कुल मिला करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, होता है ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हमको रेजिस्टेंस फाइंड करने। पावर रेटिंग से सबसे पहला काम है रेजिस्टेंस फाइंड करने का, और रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। V²/P रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। V²/P ये उस बल्ब की रेजिस्टेंस हो जाएगी, वोल्टेज का स्क्वायर बाय पावर। अब एक बार रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, तब उस बल्ब को बल्ब के तरह काउंट नहीं करते हुए आप सिंपल रेजिस्टेंस की तरह काउंट करिए, आपका सवाल बन जाएगा। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 बल्ब लगाया, कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट से, और इस बल्ब की जो पावर रेटिंग है वो 100 वोल्ट 20 वाट है, और इस बल्ब की जो पावर रेटिंग है वो 100 वोल्ट और मान लो 40 वाट है। तो आप एक काम करिए कि अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें कितना पावर कंजम्पशन होगा, इसमें कितना पावर कंजम्पशन होगा। तो इसमें 20 वाट का पावर कंजम्पशन होता अगर 100 वोल्ट से कनेक्ट करते, और इसमें 40 वाट का पावर कंजम्पशन होता अगर 100 वोल्ट से कनेक्ट करते। बट एक्चुअली में दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके हमने 100 से कनेक्ट करे, ठीक है। तो इसलिए सबका कंजम्पशन 20 और 40 नहीं होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। उस कुछ डिफरेंट क्या होने वाला है अगर वो निकालना है, तो पहला काम है इसकी रेजिस्टेंस निकालने का। मान लेते हैं इसे R1, इसे मान लेते हैं R2। उस R1 और R2 की वैल्यू निकालना है। R1 निकालेंगे V² मतलब 100 × 100/20, ये हो जाएगा 500 ओम। और R2 निकालेंगे तो हो जाएगा 100 × 100/40, ठीक है, ये हो जाएगा 250 ओम। अब इस सर्किट को आप सिंपल मानेंगे, और सिंपल क्या मानेंगे, आप इस बल्ब को एक रेजिस्टेंस मान लो, इस बल्ब को भी एक रेजिस्टेंस मान लो। ये 500 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 250 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि सिंपल 100 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप R इक्विवेलेंट फाइंड करके करंट निकाल लो। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/750, बराबर इतना हो जाएगा 10/75। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 15 5 जा, ये 2 बाई कितना हो गया 15 एम्पियर। 2/15 एम्पियर इतना हो गया करंट। अब इतनी करंट इसमें जा रही है, इसमें जो पावर कंजम्पशन होगा P1 वो कितना हो जाएगा, I²R, तो 2/15 × 2/15 × रेजिस्टेंस 500, तो ये हो जाएगा 100। 3 बच जाएंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 20, तो 2 × 2 × 20/9, ऐसा कितना हो जाएगा, ये 80/9 वाट। वो बल्ब जिसका पावर रेटिंग 100 वोल्ट 20 वाट था, लेकिन वो अब 80/9 लगभग 9 वाट के आसपास पावर कंजम्पशन कर रहा है। और ये जो दूसरा बल्ब है ये कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, मान लो P2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फिर से I²R, तो 2/15 × 2/15 × R की वैल्यू है 250, तो यहाँ हो गया 50, 3 फिर 3 फिर ये 10, तो कितना हो गया 40/9 वाट। टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो गया, टोटल पावर दोनों का सम करेंगे तो 120/9 वाट, ठीक है, इतना पावर का कंजम्पशन हुआ। तो ऐसे सिंपल सर्किट को सॉल्व करना है।
अब इस बात को अपन डायरेक्ट भी बना सकते थे ऐसा कुछ करे बगैर। कैसे बना सकते थे? तो अब देखो ध्यान से, जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल होता है वैसे बल्ब का भी सीरीज पैरेलल होता है। तो ये सीरीज है और कंसेप्ट देखो, रेजिस्टेंस और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ जो फॉर्मूला पावर के रेजिस्टेंस के सीरीज में लगता था वो बल्ब के पैरेलल में लगेगा, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता था वो बल्ब के सीरीज में लगेगा। मतलब बल्ब का सीरीज कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, दो बल्ब को सीरीज में अगर मैं कनेक्ट करूं, P1 और P2 इसकी पावर है, तो जो सीरीज वाला कैपेसिटर के जैसा काम करेगा, मतलब पैरेलल वाला काम करेगा। तो 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। तो यहीं से आप P इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं P1 P2/P1 प्लस P2। अगर आप चाहो तो ये वाला आंसर इससे निकाल सकते हो। देखो P1 की वैल्यू कितनी थी 20, P2 की वैल्यू कितनी थी 40, मैं दोनों का सम कितना हो गया 60, P इक्विवेलेंट की वैल्यू 60। यहाँ से 0 कैंसिल, देखो ये कितना हुआ 3, 40/3 मतलब 120/9, ये है ना P इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे। अब अगर बल्ब पैरेलल में हो तो पैरेलल में कैपेसिटर वाला पूरा फॉर्मूला लगेगा। पैरेलल में P इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो एक चीज़ और समझने वाली बात, ये बल्ब सीरीज में है, दोनों में ज़्यादा पावर रेटिंग किसका है? ज़्यादा पावर किसका है? इसका। और इसका पावर कंजम्पशन कम है। देखो ध्यान से, सेकेंड वाले बल्ब का कितना है 40/9, फर्स्ट वाले बल्ब का 80/9। मतलब सीरीज में जो बल्ब की पावर रेटिंग ज़्यादा होती है वो बल्ब कम ग्लो करता है, कम पावर कंज्यूम करता है, कम ग्लो करता है। मतलब अगर हमने सीरीज में एक 10 वाट का और एक 20 वाट का बल्ब लगाए हैं तो 20 वाट की बल्ब कम लाइट देगी, 10 वाट की बल्ब ज़्यादा लाइट देगी। बराबर समझा ये बातें? 10 वाट का बल्ब मतलब कम पावर रेटिंग वाला बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा। लेस पावर रेटिंग बल्ब ग्लो मोर। पैरेलल में उल्टा होगा, मोर पावर रेटिंग बल्ब ग्लो मोर। ठीक है। क्यों हुआ उल्टा इस बात को भी समझने के लिए एग्जांपल कर लो। 20 वाट या 100 वोल्ट 40 वाट है, इसका रेजिस्टेंस हो गया 250 ओम और इसका रेजिस्टेंस हो गया 500 ओम। तो ये दोनों पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट दोनों का 250 इंटू 500 बाय सम 750, ये 500/3। तो करंट कितना निकलेगा 100/500/3, तो ये हो जाएगा 3/5। बराबर 3/5 करंट को दो हिस्सों में बांट दो। इसमें करंट कितना जाएगा बताओ? करंट जो है कौन से रेशियो में बढ़ता है? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में। तो यहाँ रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 2/1, तो करंट का रेशियो 1/2। तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो इसको 3 हिस्से करो। ऊपर वाले में 1 दो तो 1/5 और नीचे वाले में 2 दो मतलब 2/5 एम्पियर। बराबर। अब जो बल्ब, इसका नाम B1 कर देता हूँ, इसका नाम B2 कर देता हूँ। तब देखो B1 का पावर कंजम्पशन कितनी है, उसमें करंट कितनी है 1/5 का स्क्वायर I स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस 500। कैलकुलेट करते देखो 100/5 कितना 20 वाट। B2 का 1/5 इंटू 250, हाँ 2/5 इंटू 250, तो 25 कैंसल, कितना हो गया 40 वाट। ये उतना ही है जितना पावर रेटिंग। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये 100 वोल्ट पे कनेक्ट ही है और ये भी 100 वोल्ट पे ही कनेक्ट है। जो उसकी पावर रेटिंग है, जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उतने वोल्टेज पे ही कनेक्टेड है, इसीलिए सेम डेटा आ गया। तब देखो ध्यान से, ज़्यादा ग्लो कौन किया, पहला वाला बल्ब कि दूसरा वाला बल्ब?
दूसरा वाला बल्ब, जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्लो करा, और जिसका पावर रेटिंग कम है वो कम ग्लो करा। ठीक है, इसलिए घर में जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो लो पावर रेटिंग वाला बल्ब जो घर में पैरेलल कनेक्शन है कि सीरीज में पैरेलल कनेक्शन में है, इसीलिए लो पावर रेटिंग वाला बल्ब जो है कम ग्लो करता है, और ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप ज़्यादा हेवी पावर रेटिंग वाला बल्ब लगाते हैं। अगर गलती से हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर बाथरूम की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा चमकेगी, बराबर 0 वाट का बल्ब, क्योंकि उसका पावर रेटिंग सबसे कम होती है। और घर में जो लगाते हैं पढ़ने के लिए लैंप, उसमें पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, वो सबसे कम टिमटिमाएगा। समझ गए? गलती से अगर सीरीज कनेक्शन कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? हाँ, मतलब पावर का जो कॉन्सेप्ट है सीरीज पैरेलल का ठीक वैसा ही है जैसा कैपेसिटर का है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो कैपेसिटर और बल्ब सेम तरीके से काम करते हैं, कुल मिलाकर कैसे दिमाग में बैठाने हैं। और बल्ब वाले सर्किट सॉल्व करने तो बल्ब को देख के घबराने नहीं है, बल्ब के दिए हुए डेटा से रेजिस्टेंस फाइंड करो, उसे रेजिस्टेंस वाली सर्किट में कन्वर्ट कर लो, फिर अपने आप सब बन जाता है। ठीक, बनाइए। बताओ तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, और पी इक्विवेलेंट में निकालना है। पहले तो पी इक्विवेलेंट निकाल के बताओ। 20 + 30 50 और 50, इसको मैं 40 कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। 50 और 40, इसका नाम B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3। 50-40 सीरीज में 50 × 40/90, 200/9 वाट। अब अगर इसमें पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, आप बताओ, B1 की, B2 की, B3? सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा बताओ, B2 कि B1? B2 करेगा। देखो, इसको जो सॉल्व करे थे, इसको सॉल्व करके कितना वाट आया, 50 आया। इसका मतलब 50 वाट और 40 वाट सीरीज में है। सीरीज में ज़्यादा ग्लो कौन करता है, कम वाट वाला। तो इस दोनों में ज़्यादा ग्लो ये करेगा, मतलब ये दोनों मिलके जितना करेगा उससे ज़्यादा ये करेगा। समझ गया? आपका आंसर गलत हो गया ना। अब देखो, इस दोनों में कंपेयर करना तो ज़्यादा ग्लो कौन करता, B2 30 वाट वाला। पैरेलल में मोर पावर रेटिंग विल ग्लो मोर, और सीरीज में लेस पावर रेटिंग विल ग्लो मोर। ठीक है, तो आपने नॉर्मल तरीके से सोचा, आपका गलत हो गया। ठीक है, पर अब ये दोनों का इक्विवेलेंट आया 50, वो 50 तो ज़्यादा है ना 40 से, तो ये दोनों मिलके जितना ग्लो करेगा उससे ज़्यादा ग्लो 40 वाट करेगा। ठीक है, इसमें बताना है कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। इसका नाम B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3, इसका नाम B4। सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, B4 करेगा। अब इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 60। ये 100 वाट से ज़्यादा ही ग्लो करने वाला है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, 30। चलो एक सवाल लिखो। हीटर ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस, हीटर ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस 2000 ओम heat some amount of water, heat some amount of water in 4 minutes
other heater of coil resistance, other heater of coil resistance, other heater of coil resistance thousand ohm heat the same amount of water in same amount of water in पहला वाला में कितना मिनट था? in 3 minutes. In 3 minutes. Find the time required to heat the same amount of water if the heaters are connected. पहला in parallel, दूसरा in series. पहला in parallel, दूसरा in series. पहला in parallel, दूसरा in series. लिख लेंगे टाइम सेम इन ऑल केस, टाइम नहीं टाइम सेम कैसे, टाइम ही तो निकालना है, वो लाइन काट देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर एक हीटर लगा रहे हैं, मान लो Q अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, ये Q अमाउंट ऑफ हीट मतलब पावर इंटू टाइम, तो V स्क्वायर में पहला वाला रेजिस्टेंस R1 इंटू टाइम T1, ठीक है। दूसरा हीटर अलग से सेपरेटली यूज कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करना है, तो हीट तो सेम ही वाटर को देना है, तो दूसरा वाला का जो यही हीट का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाय R2 इंटू T2 बराबर। और अब दोनों को मिला के हीट करना है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जब सीरीज में करेंगे तो, और जब पैरेलल में करेंगे तो। सीरीज में करेंगे तब भी V स्क्वायर बाय सीरीज का R इक्विवेलेंट इंटू टाइम T, और पैरेलल में करेंगे तो V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इन टाइम T। तो इस रिलेशन की हेल्प से हमको फाइंड करने की ज़रूरत है। अब देखो हम सीरीज की बात करते हैं। पहले रेजिस्टेंस R1 R2 है, सीरीज में लगा दिया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2। तो यहां से ये आया कि T1 बाय R1 इक्वल टू T2 बाय R2 इक्वल टू T बाय R इक्विवेलेंट, मतलब R1 प्लस R2 इक्वल टू मान लो जो Q। तो इसके हेल्प से R1 निकालो, इसके हेल्प से R2 निकालो, यही इक्वल टू Q है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू R1 प्लस R2, तो Q R1 प्लस Q R2। देखो Q R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T1, और Q R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T2। तो सीरीज में टाइम ऐड हो गया बराबर। तो अगर दोनों हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो समय कितना लग जाएगा? 3 + 4 7 मिनट, ठीक है। अब अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो यहाँ से देखो यही सेम अमाउंट ऑफ हीट लगना है, ठीक है। तो मतलब T बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू मान लो Q ले लेते हैं, R इन पैरेलल की वैल्यू Q ले लेते हैं, तो टाइम इक्वल टू Q इंटू क्या आ जाएगा? R इन पैरेलल। R इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? R1 R2 बाय R1 प्लस R2, रख दो डेटा। R1 की वैल्यू बताओ, R1 की वैल्यू T1 बाई Q, T1 बाई Q, R2 की वैल्यू T2 बाई Q बाई R1 प्लस R2, तो 1 बाई Q कॉमन ले लें, T1 प्लस T2। तो बताओ क्या यहाँ से एक Q कैंसिल हो गया? क्या ये वाला Q भी कैंसिल हो गया? क्या बचा ऊपर में? T1 T2 बाय T1 प्लस T2।
तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 4 / 3 + 4 12/7 मिनट। वैसे भी पैरेलल में कनेक्ट करते तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता तो कम समय लगेगा, और सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कम पावर कंजम्पशन होगा, इसलिए ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला के रूप में ध्यान रख लो। उस समय तो हो सकता है दिमाग काम ना करे, इसलिए मैं ये सवाल आपको कराया हूँ। तो कि टाइम के केस में सीरीज में अगर हीटर को कनेक्ट करेंगे तो टाइम इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 + T2 रेजिस्टेंस के जैसा, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टाइम इक्विवेलेंट की वैल्यू T1 T2 / T1 + T2। बनाई सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ना, ये है हीट। सेम वाटर को हीट करना है तो हीट का अमाउंट सेम होना चाहिए। आपको यहाँ क्यों लग रहा है, क्यों दिया गया, वी कहाँ गया, तो आप इसे के ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। T1 में R1 ये सब के बराबर है, के कोई कांस्टेंट है, बाद में तो मतलब गायब ही होना है। बाद में वैल्यू गायब ही होना है। ये पानी है, इसको गर्म करना है, ठीक है। तो मैं इसे गैस से हीट करूं या फिर लकड़ी जला के हीट करूं या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हीट करूं, इसको गर्म करने के लिए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी ना, आगे नहीं। तो सभी केस में यही पानी हीट करना है, इतना ही पानी हीट करना है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करना है। बस इसी वाटर को कह रहा है कि जब हीटर 1 यूज़ कर रहे हैं तो 4 मिनट लगते हैं, और हीटर 2 यूज़ कर रहे हैं तो 3 मिनट लगते हैं। अब अगर दोनों हीटर को सीरीज में लगा के हीट करना चालू कर देंगे तो कितना समय लगेगा, और दोनों को पैरेलल में लगा के कनेक्ट कर देंगे तो कितना समय लगेगा। तो पहले वाले को इंडिविजुअली यूज़ करेंगे तो यही हीट इक्वल टू V² / R × T, पावर इंटू टाइम, ये पहला वाला को लगेगा। दूसरे वाले को इंडिविजुअली हीट करेंगे तो यही हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² / दूसरे वाले का रेजिस्टेंस इंटू दूसरे वाले में लगने वाला टाइम। अब आपको मैंने एक साथ लिख दिया, शायद इसलिए आपको दिक्कत आ रही, मैं अलग अलग लिख देता हूँ। पहले वाले को अलग से हीट करेंगे तो हो जाएगा V², वोल्टेज जो कनेक्ट हो रहा है, मतलब उसी हीटर को यही 220 वोल्ट में ही कनेक्ट करें ना, चाहे सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल, इसलिए V सेम यूज हो रहा है। V² / R1 × T1। दूसरे वाले को अलग से हीट करें तो यही हीट इक्वल टू हो जाएगा V² / R2 × T2। अब कह रहे हैं दोनों को सीरीज में यूज करेंगे तब भी यही हीट लगना है, V² सीरीज का R इक्विवेलेंट इंटू टाइम, अब वो निकालना है कितना लगेगा। इसी को पैरेलल में यूज करना है तब भी यही हीट लगना है, तब भी यही हीट लगना है। तो V² रेजिस्टेंस इन पैरेलल का इक्विवेलेंट इंटू टाइम। अब मैंने क्या किया, सभी इक्वेशन Q के बराबर है तो सबको एक साथ बराबर कर दिया, बराबर है। अब यहाँ से देखो, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो V² तो कैंसिल ही होना है, T1 में R1 = T2 / R2 होना है, तो T1 में R1 = T2 / R2 होना है, जो कि यहाँ से देखोगे तो T / R इक्विवेलेंट होना है सीरीज का, और वहाँ से देखोगे तो T / R इक्विवेलेंट होना है पैरेलल का। उस बात को बाद में जाने देते। देखो इसको मैंने K के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमको R1 की वैल्यू T1 / K1, R2 की वैल्यू T2 / K2 आ जाएगा, या T1 की वैल्यू KR1, T2 की वैल्यू KR2। यही रिलेशन अगर हम सीरीज वाले के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर V² कैंसिल होने वाला है, T / R इक्विवेलेंट होना है। T / R इक्विवेलेंट मतलब R1 + R2 होता है सीरीज में, वो सब वैल्यू बराबर है तो उसको भी K कह सकते हैं। तो यहाँ से टाइम जो हमको निकालना था हो जाएगा KR1 + KR2, तो KR1 + KR2, KR1 मतलब T1 बोलेंगे, KR2 मतलब T2 बोलेंगे, तो उसे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब जब इसी को हमको पैरेलल के बराबर करना है, यही K हो जाएगा T / R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, R1 R2 / R1 + R2, तो T इक्वल टू हो जाएगा K R1 R2 / R1 + R2। अब R1 और R2 को रिप्लेस कर दिया मैंने, R1 को रिप्लेस किया तो T1 / K, R2 को रिप्लेस किया T2 / K, T1 / K + T2 / K, 1/K कॉमन, एक K कैंसिल हो गया यहाँ के साथ,
एक के कैंसिल हो गया यहाँ के साथ, खत्म हो गया। ऊपर में T1 T2, नीचे में T1 प्लस T2। जम गया बातें? हाँ, तो अभी ये लेसन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी तरीके से कवर हो गया, मतलब सब कुछ पढ़ा के हो गया। सिर्फ दो चीज़ें नहीं हुई, एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक है नहीं, एक ही चीज़ तो नहीं हुई, पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो सिलेबस में नहीं है। किसका? सीरीज और पैरेलल नहीं हुआ? वो तो कैपेसिटर में पढ़ा ही चुके हैं ना, फिर से पढ़ाना। इसमें अनबैलेंस वाला वैसा कोई फॉर्मूला इसमें निकलता नहीं, किरचॉफ से सॉल्व करना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, देख लो। जैसा कैपेसिटर में निकला था वैसा यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं निकलेगा। देखो ये मान लो 1 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, ये 2 ओम दे दिया, ये 3 ओम दे दिया, ये 1 ओम दे दिया, ये 2 ओम दे दिया, ये 3 ओम दे दिया। अनबैलेंस है कि बैलेंस है, पहले ये बता दो। अनबैलेंस है, इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से करंट आया आई, ठीक है, इधर गया x, इधर कितना चला जाएगा? आई माइनस एक्स। अब सोचो कि इधर आया y, इधर कितना चला जाएगा? x माइनस वाई। इधर कितना चला जाएगा? आई माइनस एक्स प्लस वाई। बस हो गया। एक बार इस लूप में घूम जाओ, एक बार इस लूप में घूम जाओ, एक बार बड़े वाले लूप में घूम जाओ। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, आई एक्स और वाई। बराबर? हाँ, जिनको भी करना है कर सकते हैं। क्या? रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट कुछ नहीं होता। रियोस्टेट का मतलब रेजिस्टेंस वो जिसे बदल सकते हो, सिंबल ऐसा है। मतलब ऐसा समझो, पोटेंशियोमीटर और इस सब में जो वायर यूज कर रहा है वो एक प्रकार का रियोस्टेट ही, तो पॉइंट बदल रहे मतलब रेजिस्टेंस बदल रहा है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 ओम है, तो मान लो कि यहाँ पर 10 ओम, यहाँ से 0 ओम चालू हुआ और यहाँ तक पहुँचेंगे तो 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक का 2 ओम है, तो 2 ओम का करंट हमारे रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में यूज़ होना है। इसको हटा करके यहाँ रख दिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 3 ओम हो जाएगा, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में यूज़ होगा। यहाँ से यहाँ कर दिए हमारे सर्किट में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो 5 ओम है, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ होगा। रियोस्टेट का मतलब सिंपली वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जिसको कि हम बदल सकते हो। सवाल करूँगा मैं 2-3 तो आपको समझेगा और